हेलो एनिमे फैन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सोलो लेवलिंग सीजन 3 के एपिसोड नंबर 2 की मानवा को। और ये वीडियो बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है क्योंकि अब सीधा जिनवू की बहन पर अटैक होने वाला है। तो ऐसे में जिनवू क्या करेगा ये तो हमें आगे ही पता चलेगा, तो इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हंटर चाबी जिनवू की गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए आती है, लेकिन जिनवू कहता है कि वो उसे अपने गिल्ड में शामिल कर लेगा, लेकिन पहले उसे एक टेस्ट देना होगा। मतलब कि उसे जिनवू के सबसे ज्यादा पावरफुल शैडो सोल्जर को हराना होगा। तो हंटर चाबी इसके लिए तैयार हो जाती है और टेस्ट के लिए ये दोनों अब हंटर एसोसिएशन के जिम जाने लगते हैं, लेकिन वो यहाँ से काफी दूर होता है और उन्हें वहां जाने में काफी टाइम भी लग सकता है। तो अब जिनवू सोचता है कि ये उसके लिए अच्छा मौका है अपनी टेलीपोर्टेशन पावर को यूज करके ये देखने का कि क्या वो अपने साथ किसी और को भी टेलीपोर्ट कर सकता है या नहीं। तो इसलिए जिनवू अब हंटर चा को अपने पास बुलाता है और उसे पकड़ कर कहता है कि हम लोग एक शॉर्टकट यूज करने वाले हैं, और फिर वो अपने डिस्प्लेस शैडो पावर का यूज करके सीधा जिम में टेलीपोर्ट कर जाता है। और भाई पीछे हम देखते हैं कि वोजिन इन दोनों के लिए बेकरी से कुछ केक लाया होता है, लेकिन वो देखता है कि वो तो यहाँ पर है ही नहीं और यहाँ पर जिनवू का बस एक शैडो सोल्जर ही होता है और वो ये सारे केक एक साथ खा लेता है। खैर, तो इसके बाद हम जिम का सीन देखते हैं जहाँ जिनवू इग्रीस को समन करता है हंटर चा से लड़ने के लिए। ये तो हम सब लोग जानते हैं कि जिनवू का सबसे ज्यादा पावरफुल सोल्जर बीरू है, ना कि इग्रीस, लेकिन फिर भी जिनवू ने इग्रीस को समन किया है क्योंकि भाई बीरू ने जीजू आइलैंड पर हंटर चा और बाकी सभी हंटर्स को बहुत ही बुरी तरह से धोया था। तो हो सकता है कि हंटर चा उसे देखकर डर जाए, तो इसीलिए उसने इग्रीस को समन किया है। तो इसके बाद हंटर चा भी फाइट के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो देखती है कि वो तो अपना वेपन लाना ही भूल गई थी। तो जिनवू कहता है कि क्या तुम उस कुल्हाड़ी की बात कर रही हो? चा कहती है कि अरे नहीं नहीं, वो थोड़ी ना मेरा वेपन है। तो इसके बाद वो जिम के वेपन वाले एरिया में जाती है और वहाँ से अपने लिए एक सोर्ड लेकर आती है और कहती है कि हाँ ठीक है, अब मैं तैयार हूँ। जिनवू बताता है कि इस मैच के रूल्स बड़े ही सिंपल हैं। ये फाइट तब तक चलेगी जब तक कि वो इसके शैडो सोल्जर को डिस्ट्रॉय ना कर दे या फिर वो खुद हार ना मान ले। तो इसके बाद जिनवू भी इग्रीस को डीमन लॉर्ड बारान की सोर्ड देता है हंटर चा से लड़ने के लिए। तो इसके बाद इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है और इग्रीस चा पर अटैक करना शुरू कर देता है। हंटर चा इसके अटैक को काफी इजीली डॉज कर पा रही होती है और ये साफ साफ पता चल रहा होता है कि हंटर चा भी इग्रीस के जितनी ही पावरफुल है। और साथ ही हम देखते हैं कि हंटर गोगन ही ने भी जिनवू और चा को कैमरा रिकॉर्डिंग में जिम में आते देख लिया होता है, जो देखकर वो समझ जाता है कि भाई पक्का ही इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ चल रहा है। खैर, तो वो इन दोनों को प्राइवेट स्पेस देने के लिए जिम के सभी कैमरास को बंद करवा देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हंटर चा ने इग्रीस को सीधा एक दीवार में घुसा दिया होता है और वो जिनवू से कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम अपने सबसे पावरफुल शैडो सोल्जर को भेजोगे, तो चलो बुलाओ उसे। हंटर चा यहाँ पर बीरू की बात कर रही होती है क्योंकि उसे भी ये पता होता है कि वो भी अब जिनवू का शैडो सोल्जर बन चुका है और वैसे भी उसे बीरू से पिछली लड़ाई का बदला भी तो लेना है। जिनवू एक बार फिर पूछता है कि पक्की बात है ना, तुम उससे लड़ना चाहती हो? हंटर चा पूरी तरह से तैयार होती है बीरू से लड़ने के लिए। तो इसके बाद जिनवू बीरू को समन करता है और बीरू जिनवू से पूछता है कि माय किंग, इस लड़की के साथ क्या करना है? जिनवू कहता है कि इसे हरा दो, लेकिन ध्यान रखना कि इसे ज्यादा चोट ना लगे। लेकिन जिनवू साथ ही यहाँ सोच रहा होता है कि जब भी किसी मॉन्स्टर को शैडो सोल्जर बनाया जाता है तो पहले के मुकाबले में उसकी पावर थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन फिर भी बीरू एक बेरहम कातिल है जो कि हंटर्स को मारने के लिए बनाया गया है। तो अगर वो अपनी फुल पावर को यूज करता है तो हंटर चा एक सेकंड के लिए भी उसके सामने नहीं टिक पाएगी। तो इसके बाद बीरू जोर से चिल्लाता है और अपना ओरा रिलीज करता है। ये देखकर हमें साफ साफ पता चल रहा होता है कि बीरू को देखकर हंटर चा की हालत खराब हो चुकी होती है। तो इसके बाद बीरू अपने पंजों को बाहर निकालता है हंटर चा से लड़ने के लिए, लेकिन तभी जिनवू इसे कहता है कि अपने पंजों को वापस डालो क्योंकि अगर इस लड़की को एक भी खराच आई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब बीरू अपने पंजों को वापस कर देता है और इसके बाद वो अचानक से ही बहुत ज्यादा स्पीड से हंटर चा के पीछे आकर उस पर अटैक कर देता है। उसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि हंटर चा उसे देख तक नहीं पाती, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से इसके अटैक को ब्लॉक कर लेती है और इस पर अटैक करने लगती है। लेकिन बीरू इसके सभी अटैक्स को बड़ी ही आसानी से रोक लेता है, लेकिन वो हंटर चा पर अटैक नहीं कर रहा होता ताकि वो खुद ही थक कर हार मान ले। हंटर चा बहुत ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन उसका कोई भी अटैक बीरू को टच तक नहीं होता और बीरू जोर से चिल्लाता है और उसकी चीख से ही चा काफी दूर जाकर गिरती है। जिनवू कहता है कि भाई अब लड़ाई का फैसला हो
चुका है तो हमें ये लड़ाई यहीं पर रोक देनी चाहिए। लेकिन फिर भी चा इसके लिए मना कर देती है और वो फाइट को कंटिन्यू रखने का कहती है। ये सुनकर बीरू को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि बेवकूफ लड़की, तुम्हें पता है कि तुम किसके सामने खड़ी हो। और ये कहकर वो फिर से चा पर अटैक कर देता है। हंटर चा इसे अपनी स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश करती है लेकिन उसकी स्वॉर्ड ही टूट जाती है और बीरू आउट ऑफ कंट्रोल होकर चा को जान से मारने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी जिन्वू बीच में आकर बीरू को रोक देता है और इस पर जोर से चिल्लाता है, जिस वजह से उसका दिमाग वापिस से अपनी जगह पर आ जाता है। जिन्वू चा से कहता है कि आखिर वो खुद को इतना पुश क्यों कर रही है एक ऐसी गिल्ड में आने के लिए जो कि एक नेमलेस गिल्ड है, मतलब कि जिसका कोई नाम तक नहीं है और इसमें तो उसका कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन हंटर चा फिर से चुप हो जाती है और इसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती। तो जिन्वू कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट है। तो इस पर चा कहती है कि हाँ ऐसा ही है। और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है यूनाइटेड स्टेट के फेडरल ब्यूरो की तरफ, जहाँ पर ये बंदा जिसका नाम होता है डेविड, ये सेलेनर और माइकल से पूछता है कि क्या बना, तुम लोग जिन्वू को लाने में कामयाब हुए या नहीं। तो इस पर सेलेनर बताती है कि नहीं, क्योंकि वो एक किंग है। तो इस पर डेविड कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि क्या जिन्वू हमारे नेशनल लेवल हंटर से भी ज्यादा पावरफुल है। वेल, जिन लोगों ने भी सोलो लेवलिंग के सीजन 2 में इस औरत को देखा है तो उन्हें इसके बारे में पता ही होगा, और जिन्हें नहीं पता तो उनके लिए मैं बता दूं कि ये औरत अपनी पावर से किसी भी हंटर की पावर लेवल को 20 या 30% तक इंक्रीज कर सकती है। और इसी वजह से ये गिल्ड सभी पावरफुल हंटर्स को अमेरिका बुलाकर उन्हें अपना हंटर बना लेते हैं। और इन्होंने जिन्वू के साथ भी ऐसा ही करने की कोशिश की थी, लेकिन जब इसने जिन्वू की आंखों में देखा था तो इसकी हालत ही खराब हो गई थी और इसे वहाँ बस अंधेरा ही दिखाई दिया था। तो सेलेनर बताती है कि जब भी ये किसी हंटर की पावर को इंक्रीज करती है तो उसे वहाँ एक रोशनी दिखाई देती है और उसी जरिए से ही वो सभी हंटर्स की पावर लेवल को बढ़ाती है। लेकिन जिन्वू के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वहाँ तो बस अंधेरा था और वहाँ 2 आंखें थी जो उसे घूर रही थी। जिस पर डेविड कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि जिन्वू कोई बुरा इंसान है। सेलेनर कहती है कि मैं ये नहीं कह रही कि जिन्वू कोई बुरा है या अच्छा, लेकिन ऐसा लगता है कि उसकी पावर्स कहीं और से नहीं बल्कि उसके अंदर से ही आती हैं और उसकी पावर्स की कोई लिमिट ही नहीं है। तो इसके बाद डेविड सेलेनर को कहता है कि चलो कोई बात नहीं, तुमने बहुत अच्छा काम किया। और इसके बाद वो माइकल को अपने साथ इस बिल्डिंग के B24th फ्लोर पर ले जाने लगता है और उसे पूछता है कि क्या तुम्हें याद है जब यहाँ पर सबसे पहला ऐसे रैंक का गेट ओपन हुआ था। माइकल कहता है कि हाँ, मैं भला वो कैसे भूल सकता हूँ, जब काफी ज्यादा तबाही हुई थी और यूनाइटेड स्टेट ने दुनिया भर के बेस्ट हंटर्स को बुलाया था उस डंजन को बंद करने के लिए। लेकिन उसमें बहुत सारे हंटर्स मारे गए थे और जो बच गए थे उन्हें नेशनल लेवल हंटर्स का टाइटल दिया गया था। और वहाँ उनके सामने था ड्रैगन कमिश, जिसने अकेले ही कई सारे हंटर्स को मार गिराया था। तो डेविड अब माइकल को एक सीक्रेट जगह पर ले जाता है जहाँ उसे एक रियून स्टोन दिखाता है जो कि इन्हें उस ड्रैगन से मिला था। उस रेड मिशन को ऑलमोस्ट 8 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इन्हें कोई भी ऐसा मेज टाइप हंटर नहीं मिला जो कि इस रियून स्टोन को यूज कर सके। लेकिन अब वक्त आ गया है इस स्टोन को यूज करने का। तो इसके बाद हम फिर से जिन्वू को देखते हैं जहाँ वो खुद को शीशे में देखकर ये सोच रहा होता है कि क्या मैं इतना हैंडसम हूँ कि हंटर चा जैसी लड़की मुझे पसंद करने लगी है। तो इसके बाद वो जिना के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं सचमुच में हैंडसम हूँ या नहीं। तो जिना कहती है कि मुझे तो तुम एक नंबर के बेवकूफ लगते हो। तो इस वजह से वो दोनों आपस में लड़ने भी लगते हैं। खैर, तो इसके बाद जिन्वू जिना से कहता है कि उसने अपनी खुद की एक गिल्ड बनाई है और उसका नाम इसने सोलो प्लेयर गिल्ड रखा है, जो सुनकर जिना भी कहती है कि इतना बकवास नाम कौन रख सकता है भला। खैर, तो इसके बाद वो कहती है कि आजिन गिल्ड कैसा रहेगा और जिन्वू को ये नाम काफी ज्यादा पसंद आता है। वेल, ये नाम जिना ने अपने नाम को उल्टा करके रखा होता है। तो इसके बाद हम हंटर चा को भी देखते हैं जो कि खुद पर ही काफी ज्यादा गुस्सा होती है कि उसने जिन्वू को ये सब क्यों बताया कि वो उसे पसंद करती है। पता नहीं वो उसके बारे में क्या सोच रहा होगा, लेकिन उसने मेरी जान बचाई है तो इसलिए मैं उसे पसंद करती हूँ, तो इसमें कौन सी गलत बात है। लेकिन तभी उसे एक बात याद आती है जो कि उसे हंटर मिन ब्यूंगो ने बताई थी जब वो जीजू आइलैंड पर उसे हील कर रहा था कि प्लीज जिन्वू को ये बता देना कि वो अपनी खुद की पावर से बच कर रहे, क्योंकि उसकी पावर्स काफी ज्यादा खतरनाक हैं। चा कहती है कि मैं तो ये बात जिन्वू को बताना ही भूल गई। तो इसके बाद हम दी नाइट गिल्ड्स को देखते हैं जहाँ पर योंगटाई अपने गिल्ड मास्टर पार्क को ये बता रहा होता है कि उनके बिल्कुल पास ही एक ए रैंक का गेट खुला है, लेकिन इन्हें उसका परमिट नहीं मिल रहा क्योंकि उसका माना पावर काफी हाई है, एक एस रैंक गेट के जितना। लेकिन इनकी गिल्ड में तो कोई भी एस रैंक का हंटर नहीं है, जिस वजह से इन्हें उस गेट का परमिट नहीं मिल रहा। तो इस पर पार्क कहता है कि हमें जल्दी ही कुछ करना होगा वरना ये डंजन भी हमारे हाथों से निकल जाएगा। तो तभी ये बंदा आकर कहता है कि हमारे पास एक ऑप्शन है, एक ऐसी गिल्ड जो कि अभी अभी बनी है और उसमें एक एस रैंक का हंटर भी है, और वो लोग बात कर रहे होते हैं जिन्वू की गिल्ड की। तो इस पर पार्क कहता है कि वैसे किसी गिल्ड से पार्टनरशिप करने में हमारी गिल्ड की थोड़ी बहुत रेपुटेशन कम होगी, लेकिन
हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है, और वैसे भी जिन्वू के साथ होने से हमें कोई खतरा भी तो नहीं होगा। तो इसके बाद हम जिन्वू को देखते हैं जो वुजिन को भी अपने गिल्ड का नया नाम बताता है और उसे भी यह नाम काफी ज्यादा पसंद आता है और वो तुरंत ही उस नाम को ऑफिशियल भी कर देते हैं। और तभी हम देखते हैं कि पार्क यहाँ अपने चेलों के साथ जिन्वू के ऑफिस आ जाता है और वो उसे ऑफर करता है कि वो उसके साथ मिलकर उस ए रैंक वाले डंजन में जाए, तो बदले में वो उसे 30% देंगे। जिन्वू कहता है कि 50% दोगे तो चलूंगा वरना नहीं। पार्क के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो उसके लिए मान जाता है और कहता है कि ठीक है, लेकिन डंजन के बॉस को तुम्हें ही हराना होगा। जिन्वू भी इसके लिए एग्री कर लेता है और वो कहता है कि तुम लोग वहां जाओ, मैं आ जाऊंगा, और वो अपना एक शेडो सोल्जर भी इनके साथ लगा देता है। तो फिर हम इसके अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर नाइट गिल्ड्स के सभी हंटर तैयार होते हैं इस डंजन में जाने के लिए और वो लोग यहाँ जिन्वू का वेट कर रहे होते हैं। तो तभी हम जिन्वू को भी देखते हैं जो कि वहाँ जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन वो आसमान की तरफ देख के कहता है कि आज मौसम काफी खराब है, आई होप जिन्ना अपने साथ छाता लेकर गई हो। और ये कहकर वो अपने टेलीपोर्टेशन वाली पावर का यूज करके खुद को टेलीपोर्ट कर लेता है। और तभी हम जिन्ना के स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ बच्चे स्कूल के स्टोर रूम में आते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पर एक डंजन का गेट खुला होता है। एक लड़का कहता है कि अरे चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये गेट अभी ही खुला होगा। और वैसे भी ये तो हम सब लोगों को पता है कि 7 दिन तक अगर गेट को बंद ना किया जाए तो गेट ब्रेक हो जाता है और उसके अंदर से सभी मॉन्स्टर्स बाहर आ जाते हैं। लेकिन दूसरा लड़का कहता है कि क्या पता ये गेट काफी दिनों से खुला हुआ हो, क्योंकि काफी दिनों से कोई भी इस स्टोर रूम में नहीं आया। और तभी हम देखते हैं कि ये गेट ब्रेक हो जाता है और एक मॉन्स्टर इस लड़के का सर पकड़कर उसे कुचल देता है और यहाँ से कुछ मॉन्स्टर्स बाहर आकर इन दोनों लड़कों को भी मार देते हैं। और हम देखते हैं कि ये मॉन्स्टर्स ग्रीन कलर के हाई ऑर्क्स होते हैं। ये ऑर्क्स भी काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बिल्कुल इंसानों की तरह, और इनके दिमाग में भी बस एक ही बात चल रही होती है कि इंसानों को मार दो। तो इसके बाद इन्हें भी पता चल जाता है कि यहाँ और भी काफी सारे बच्चे हैं। तो ये ऑर्क्स पूरे स्कूल में फैल जाते हैं और बच्चों को मारना काटना शुरू कर देते हैं। कुछ बच्चे तो यहाँ से भाग निकलते हैं, लेकिन अभी भी काफी सारे बच्चे स्कूल में ही फंसे हुए थे क्योंकि इन्होंने स्कूल के एग्जिट को बंद कर दिया होता है। और दूसरी तरफ हम हंटर एसोसिएशन की इमरजेंसी सेंटर को देखते हैं जहाँ पर एक लड़की कॉल करके बताती है कि यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर आ चुके हैं और उन्होंने बहुत सारे बच्चों को मार दिया है। और तभी हम देखते हैं कि एक और इस लड़की को भी ढूंढ लेता है और इसे भी मार देता है। हम देखते हैं कि एसोसिएशन में हंगामा मच जाता है। दूसरी तरफ हम डंजन के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर जिन्वू और ये बाकी सभी हंटर्स भी तैयार होते हैं इस डंजन में जाने के लिए। और इसके बाद फिर से हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे बच्चे मारे जा चुके होते हैं और ये और पूरे स्कूल में घूम रहे होते हैं और बच्चों को ढूंढ रहे होते हैं। हम देखते हैं कि ये और इन बच्चों को घेर लेते हैं और एक और कहता है कि मुझे इन बच्चों में से किसी एक में से माना महसूस हो रहा है, मतलब कि इनमें से कोई एक हंटर है और हमें सबसे पहले उसी को ही मारना होगा। और ये लोग बात कर रहे होते हैं जिना की दोस्त यूनी की, जो एक ई रैंक हंटर होती है। और हम देखते हैं कि ये सभी बच्चे काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं और जिना यहाँ पर बस जिन्वू का नाम ले रही होती है। यूनी वैसे तो एक ई रैंक हंटर होती है और वो भी काफी ज्यादा डरी हुई होती है, पर फिर भी वो इनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन एक मॉन्स्टर कहता है कि मैं इस लड़की की बात नहीं कर रहा, इसके बराबर वाली की बात कर रहा हूँ। वो इससे भी काफी ज्यादा पावरफुल है और उसके पास काफी ज्यादा माना है। और ये बात कर रहा होता है जिन्हा की। और तभी वो जिन्हा पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिन्वू का एक शेडो सोल्जर आकर इसे पकड़ लेता है और एक मुक्का मारकर इसे सीधा हवा में उड़ा देता है और दूर फेंक देता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जिन्वू के 3 शेडो सोल्जर आ चुके होते हैं और ये दोनों भी हाई ऑर्स होते हैं जो कि कारगलगन के पर्सनल गार्ड्स थे और जिन्वू ने इन्हें जिना की हिफाजत करने के लिए छोड़ा होता है। तो ये एपिसोड हम यहीं पर एंड करते हैं और आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा।